हेलो बच्चों, मैं फैज़ और आप देख रहे हैं फैज़ फिजिक्स क्लासेस, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो बच्चों, दो चार्ज जब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, जैसे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, वो कुछ बातों पर डिपेंड करता है। जैसे दो चार्ज अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों नेगेटिव होगा तब भी रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तो ये फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। ये दोनों रिपेल करेंगे और ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव, वो कुछ बातों पर डिपेंड करता है, जिसको एक्सप्लेन किया जाता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2 और उसके बीच का डिस्टेंस है r, तो इसके बीच में लगने वाला, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, वो कुछ बातों पर डिपेंड करता है। देखिए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, ये रिपल्सिव है बेसिकली इस केस में। तो ये जो फोर्स होगा वो तीन बातों पर डिपेंड करेगा। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, यानी उसका जितना ज़्यादा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा, उतना ज़्यादा फोर्स होगा। और उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही होता है कूलम्ब्स लॉ, कि दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल, और उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसके अलावा ये फोर्स एक और बात पर डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या है। एयर होगा तो अलग फोर्स लगेगा, कोई और प्लास्टिक है, ग्लास है या वाटर है, अलग मीडियम में फोर्स भी क्या हो जाएगा, अलग। तो ये फोर्स दो चीज पर नहीं डिपेंड करता कि दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता हो या उसके बीच के डिस्टेंस के। इसके अलावा ये दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम होता है उस पर भी डिपेंड करता है। जब इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहां पर K को क्या बोला जाता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, वेयर K इज कॉल्ड कूलम्ब्स कांस्टेंट। कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो आपका फोर्स क्या बन गया, अब फोर्स हो गया ये K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और K किसके इक्वल होता है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एयर के केस में, किसके केस में, एयर के केस में K को लिखा जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स क्या बन जाएगा, एयर के केस में जब दो चार्ज के बीच में फोर्स होगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा फोर्स का, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स, दो चार्ज के बीच में अगर एयर होगा तो फोर्स क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और अगर दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम है, फोर्स एयर के अलावा कोई मीडियम है, तो दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगेगा मीडियम में, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब समझिए अच्छे से, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है और एप्सिलॉन m क्या है। एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन m को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये परमिटिविटी क्या होता है, इसको जरा ढंग से समझते हैं कि परमिटिविटी किसी मीडियम का बेसिकली होता क्या है। उसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपके पास एक चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2। मैं परमिटिविटी समझाता हूँ, ये परमिटिविटी होता क्या है। ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। तो Q1 ने इंट्रैक्शन के लिए Q2 की तरफ मान लो 10 एनर्जी को भेजा, समझिए 10 एनर्जी Q1 ने Q2 की तरफ भेजा। जब इसके बीच में एयर था, सपोज सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एनर्जी कितना भेजा उसने, 10 एनर्जी Q1 ने Q2 की तरफ भेजा। अब आपने क्या किया, इन दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम डाल दिया और उस मीडियम ने क्या किया, इस 10 एनर्जी में से
चार एनर्जी को क्या करा, अपने अंदर क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, एनर्जी को क्या कर लेता। अब जो होगा Q1 Q2 के पास कितना एनर्जी भेजेगा, अगर इसने चार, सपोज सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उसने चार एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लिया, तो Q1 Q2 के पास कितनी एनर्जी भेज पाएगा, वो भेज पाएगा 6। तो परमिटिविटी की वजह से क्या हुआ, किसी मीडियम की परमिटिविटी क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी वो अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो परमिटिविटी का मतलब होता है मीडियम की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाता है। मान लीजिए ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, इसके बीच में अगर एयर है तो इसमें अगर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, तो अगर आपने इस एयर की जगह पे कोई मीडियम डाल दिया, एयर की जगह पे कोई अगर मीडियम डाल दिया, तो अब फोर्स 100 न्यूटन नहीं होगा। मीडियम डालते ही मान लीजिए मीडियम आपने डाला, अब फोर्स कितना हो गया, ये 70 न्यूटन हो गया। तो 30 न्यूटन फोर्स को क्या करा, इस मीडियम ने अपने अंदर क्या कर लिया, परमिट कर लिया या फिर स्टोर कर लिया। यही होता है किसी मीडियम की परमिटिविटी, जिसकी वजह से मीडियम कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर परमिट कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा फोर्स क्या होता है, परमिटिविटी का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फिर से समझिए, परमिटिविटी मतलब मीडियम की वो प्रॉपर्टी, वो एबिलिटी जिसकी वजह से मीडियम कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, कुछ रिड्यूस। जितना ज्यादा मीडियम अपने अंदर परमिट करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा, तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स उतना ही ज्यादा कम होगा। यानी परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि जो फोर्स होता है वो परमिटिविटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो फोर्स होता है वो मीडियम के परमिटिविटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो बच्चों, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन एम क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और परमिटिविटी को डिफाइन कर दे, इट इज एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि बेटा फिर से समझिए परमिटिविटी को जल्दी से, ये Q1 है और ये Q2 है, अगर इसके बीच में एयर है तो फोर्स कुछ और लगेगा, और इसके बीच में अगर एक प्लास्टिक डाल दिया तो फोर्स क्या होगा, कुछ और लगेगा। यानी कि मीडियम डालते ही फोर्स बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। ये होता है परमिटिविटी। अब समझिए, दो चार्ज अगर एयर में है तो उसके बीच में फोर्स क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। ये जब दो चार्ज किस में हो, दोनों चार्ज एयर में रखा हो तो उस पर इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट अगर हमें निकालना है तो इसको ऊपर ले जाएंगे। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट देख लेते हैं पहले। देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का आप यूनिट और डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इस फॉर्मूले को यूज कीजिए। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। यहां से आप एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और डायमेंशन को निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई R² × F। अब यहाँ से आप इसकी यूनिट भी बता सकते हैं और वैल्यू भी बता सकते हैं। पहले मैं क्या इसके यूनिट लिख देता हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, देखिए चार्ज यूनिट क्या होगी, कूलम। दो बार चार्ज है तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर, नीचे 4 पाई का कोई यूनिट है, डिस्टेंस है r तो क्या है डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर
पर न्यूटन। ये एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू है। और पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो न्यूमेरिकल करने में आपको हेल्प करे, इसको के से ज़्यादातर यूज क्या करेंगे, के लिखेंगे। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹ और इसकी यूनिट अगर निकाली जाए तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, देखो बिल्कुल एप्सिलॉन नॉट का उल्टा हो जाएगा। देखो ये फोर्स है तो ऊपर क्या आ जाएगा, न्यूटन। मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूँ पूरा, इसका यूनिट निकालना। R ऊपर चला जाएगा R स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कूलम। जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, क्योंकि के ही को तो आप लिखते हो, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी, के की यूनिट क्या होगी, उसकी जस्ट अपोजिट, उल्टा हो जाएगा इस पर। ये था एप्सिलॉन नॉट के बारे में, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और एप्सिलॉन नॉट का। अब हम निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का क्या, डायमेंशन। तो देखो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे। देखिए कूलम का डायमेंशन I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में T। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू T। तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखिए चार्ज का डायमेंशन, करंट के लिए क्या यूज करते हैं हम, करंट के लिए यूज करते हैं एम्पियर। तो चार्ज का डायमेंशन निकालेंगे तो करंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम्पियर। और टाइम के लिए यूज करते हैं कैपिटल T, तो चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा A इंटू T। तो इसका डायमेंशन निकाले, यूनिट सही डायमेंशन निकाले। 2 बार कूलम है तो 2 बार AT लिखो, A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन में मीटर यानी कि लेंथ के लिए डायमेंशन यूज करते हैं कैपिटल L। न्यूटन, फोर्स का आपको डायमेंशन याद होना चाहिए, MLT-2, MLT-2। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ जाएगा, M ऊपर चला जाएगा तो M की पावर -1, L कितना हो गया आपके पास, L स्क्वायर, एक L हो गया L क्यूब, ऊपर चला जाएगा तो L की पावर -3, ये T ऊपर जाके प्लस हो जाएगा T की पावर 4 और A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। तो यूनिट और डायमेंशन भी आप एप्सिलॉन नॉट का निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारे पास न्यू टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए जब दो चार्ज के बीच में एयर रखा होगा तो फोर्स क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। जब दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम होगा तो फोर्स कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। और फिर इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए क्या रिजल्ट निकल के आएगा, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर टू द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम। ये सब कॉमन टर्म कट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बचेगा, 1 में एप्सिलॉन M। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए, ये ऊपर चला जाएगा फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर अपॉन फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम। ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन M कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा बेटा, नीचे। इसी रेशियो को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन R, या फिर सिंपल क्या लिख सकते हो, A। तो अब यहां से आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हो दो तरीके से। एक तो आप रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हो, इट इज रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर टू द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम, एक तरीके से डिफाइन कर सकते हो। दूसरे तरीके से आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। मीडियम की परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन लिख दिया। इसको दो तरीके से आप डिफाइन सकते हैं, एक तो फोर्स के रेशियो में बता सकते हैं और एक ये बता सकते हैं कि किसका भी रेशियो है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर।
और एक बात परमिटिविटी, इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होगी, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई भी यूनिट नहीं होगा। ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, नो यूनिट। ऊपर भी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, नीचे भी परमिटिविटी ऑफ एयर, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। किसकी यूनिट नहीं होगी? रिलेटिव परमिटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम और क्या कर सकते हैं, इसमें नोट में हम कुछ लिख सकते हैं, छोटा सा नोट बना के ये लिख सकते हैं कि देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी K किसके इक्वल हो गया? फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर अपॉन में फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम। तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम किसके इक्वल हो गया? फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आप यहां से देखिए कि जो फोर्स है, जो मीडियम का फोर्स है वो क्या है? गौर से देखिए, वो परमिटिविटी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। परमिटिविटी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना ज्यादा मीडियम का परमिटिविटी होगा उसका फोर्स, दोनों चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। एक तो ये, और एक चीज यहां से देखा ये जा सकता है कि रिलेटिव परमिटिविटी को आप एक और या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर, यानी कि एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम किसके इक्वल हो जाएगा? एप्सिलॉन एम हो जाएगा के टाइम एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि जब आपको दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम है और आपको फोर्स निकालना हो तो आप कैसे लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन में R²। इसको और अच्छे से लिख सकते हो, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन एम को आप क्या लिख सकते हैं? K टाइम एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। ये न्यूमेरिकल करने में आपको ये हेल्प करेगा। देखिए अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर इज F। दो चार्ज के बीच में एयर में फोर्स कितना लग रहा है? F एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। जब डिस्टेंस उसके बीच का क्या है? R। What will be the new force when a dielectric slab of dielectric constant? देखिए हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी चीज का याद नहीं रखना आपको, हर बार क्वेश्चन में जो भी मीडियम इंसर्ट किया जाएगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन होगा। इज इंसर्टेड बिटवीन टू चार्ज एंड डिस्टेंस बिकम हाफ। बोला गया है कि जब दो चार्ज के बीच में एयर था तो फोर्स F लग रहा था, अब उसके बीच में कोई मीडियम डाल दिया गया है और उसके डिस्टेंस को भी आधा कर दिया गया, तो फोर्स कितना टाइम हो जाएगा? F के फॉर्म में आपको आंसर बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दो केस बनाना होगा बेटा। तो केस 1 देखिए, केस 1 में फोर्स बोला F, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एयर, एयर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। इसको आप इक्वेशन 1 छोड़ देंगे, एयर के लिए आप लोग एप्सिलॉन नॉट। अब केस 2 में आप क्या लगाएंगे? मीडियम वाला फॉर्मूला। केस 2 में मीडियम वाला फॉर्मूला अभी मैंने बताया, फोर्स बिटवीन टू चार्ज। अब यही फोर्स आपसे पूछा है तो फोर्स को लिख दो F', ये आपको बताना है F' कितना होगा, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m, है ना, Q1 Q2 अपॉन में R²। और अभी मैंने बताया F' 1/4 पाई एप्सिलॉन m को हम लिख सकते हैं K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 अपॉन में। अब उन्होंने डिस्टेंस को क्या बोला है? आधा करने को। डिस्टेंस को क्या बोला है? आधा कर देने को। तो डिस्टेंस को आधा कर दीजिए, यानी R/2 का स्क्वायर कर दे, तो नया फोर्स क्या आ जाएगा? F', जो नया फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K टाइम एप्सिलॉन नॉट, K टाइम एप्सिलॉन नॉट, ये R²/4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 Q1 Q2 अपॉन में R²।
तो नया फोर्स F डैश किसके इक्वल हो जाए, देखिए इस 4 को मैं बाहर कर रहा हूँ और K को बाहर कर रहा हूँ, अंदर क्या बच गया, बच गया अंदर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। मैंने ऊपर का 4 हटा दिया, नीचे वाला K हटा दिया, तो क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। और इसको गौर से देखिए, ये इक्वेशन 1 देखिए, इसकी वैल्यू क्या है F, तो हमारा जो F डैश है वो कितना हो जाएगा 4 और K की वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितना 8 और इनटू में इस पूरे की वैल्यू कितनी है बेटा F, तो हमारा जो नया फोर्स है F डैश वो कितना हो जाएगा F/2 आ जाएगा। नया फोर्स क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अगर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया और डिस्टेंस क्या कर दिया, हाफ कर दिया। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से कूलम्ब्स लॉ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है F, वो जब डिस्टेंस कितना है R, नया फोर्स कब हो, क्या होगा जब दोनों चार्ज को डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस को भी आधा कर दिया जाता है। फिर से इसमें दो केस बनेगा। केस 1 तो सिंपल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R², इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और केस 2 में क्या आ जाएगा, नया फोर्स पूछा है तो आप क्या लिख देंगे, F डैश इज इक्वल टू K, कूलम्ब्स लॉ का सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, बेसिक फॉर्मूला, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R²। उसी K को लिखते हो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन m मीडियम के लिए, लेकिन जनरलाइज फॉर्म में सिंपल ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R² एयर के लिए। अब मीडियम का दूसरे केस में क्या आ गया बताइए, K दोनों सेमी मीडियम एयर है, तो K चार्ज को डबल किया गया था 2Q1, दूसरे चार्ज को भी डबल किया गया 2Q2 अपॉन में डिस्टेंस को क्या किया गया है, आधा कर दिया गया है, तो R/2 का होल स्क्वायर, तो F डैश हो जाएगा, F डैश हो जाए बेटा। अब याद रखना ये वाला K और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K को मिलाना मत, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट है, ये K कूलम्ब्स कांस्टेंट है, और जो K नीचे लिखा था वो होता डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये ऊपर जो K लिखा हुआ ये कूलम्ब्स कांस्टेंट है K, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखा गया है K, सिंपल था K Q1 Q2 अपॉन में R²। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4K Q1 Q2 अपॉन में R²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो F डैश किसके इक्वल आ जाएगा, F डैश इज इक्वल टू 4 4 जा 16K Q1 Q2 अपॉन में R²। और ये वैल्यू यहाँ से बताइए कितना है F, इसकी वैल्यू कितनी है F, तो F डैश कितना हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ F, यानी जो नया फोर्स आएगा वो पहले वाले फोर्स का 16 टाइम्स 16 टाइम्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास कि दो चार्ज है 3 माइक्रो कूलम और 8 माइक्रो कूलम। माइक्रो मतलब होता है बेटा सबको पता है 10⁻⁻⁶ कूलम, रिपेल ईच अदर बाय 40 न्यूटन, दोनों एक दूसरे से पे कितना फोर्स लगाते हैं 40 न्यूटन। इफ -5 माइक्रो कूलम चार्ज इज एडेड टू ईच ऑफ देम द फोर्स बिकम, अब ये माइनस का 5 माइक्रो कूलम दोनों में ऐड कर दिया गया है, तो अब दोनों पर कितना रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव, पहले लग रहा था 40 न्यूटन, अब कितना फोर्स लगेगा ये बताना है। और ये भी बताना कि देखो पहले ये दोनों प्लस है तो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और उसके से बताना है बाद में ये दोनों चार्ज ऐड करने के बाद अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव। तो देखते हैं बेटा, देखो इसमें भी बनाइए केस 1 में क्या हो जाएगा, देखिए आपको तो फॉर्मूला ये यूज करना है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R², ये है कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R²। फिर बता दूं ये K जो है कूलम्ब्स कांस्टेंट है। दो केस बनाइए, केस 1 इसी फॉर्मूले के यूज करते हैं। केस 1 में फोर्स कितना दे रखा है 40 न्यूटन, तो फोर्स की जगह लिखिए 40, K तो K ही रहेगा, Q1 की जगह 3 लिखिए, माइक्रो को छोड़ दीजिए क्योंकि सब में माइक्रो है तो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 की जगह लिखिए 3, Q2 की जगह लिखिए 8 और अपॉन में लिखिए
आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 24 के अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, ये कट जाएगा, ये कितना है 83 के अपॉन में 5 आ जाएगा। ये आपने आर स्क्वायर की वैल्यू के केस 1 में से निकाल लिया। अब आ जाइए केस 2 में। केस 2 में आपको नया फोर्स पूछा है, एफ डैश लिख दीजिए इसको। के तो के ही रहेगा बच्चे, के तो के ही रहेगा। Q1 की जगह अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पहले कितना था 3, अब इसमें क्या कर दिया गया है, इस 3 में -5 माइक्रो कूलम जोड़िए, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल अलजेब्रिक सम हो जाता है। 3 में जब आप -5 जोड़ेंगे, 3 में जब आप -5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, -2 माइक्रो कूलम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो Q1 की जगह लिख देंगे आप -2, मैंने बोला माइक्रो को छोड़ दीजिए अभी, है ना, क्योंकि सब में माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया Q1 की जगह -2। यार ये अब Q2 कितना है 8, और 8 में क्या कर दिया गया है, 8 में जोड़ देना आपको -5, तो कितना आ जाएगा 3 माइक्रो कूलम। तो Q2 की जगह पे आप क्या लिख देंगे, ओनली 3, माइक्रो नहीं लिखेंगे, और अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, डिस्टेंस को तो चेंज नहीं किया गया है, तो एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा -6 के अपॉन में आर स्क्वायर। तो एफ डैश इज इक्वल टू -6 के, और आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3 के अपॉन में 5, तो ये ऊपर चला जाएगा, के से के कट जाएगा, और कितना हो जाएगा -10 न्यूटन आंसर आ जाएगा, -10 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। नोट कर लीजिए, के से के कट जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ऊपर 2 और ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इस कैपिटल Q को इसके कहाँ रखा जाए कि कैपिटल Q पर नेट फोर्स 0 आ जाए, मतलब कैपिटल Q का पोजीशन बताना, किधर रखा जाए, इससे कितने डिस्टेंस पर रखा जाए, इससे या इससे, कि वहाँ पर नेट फोर्स कैपिटल Q पर क्या आ जाए बेटा 0। तो उसको समझने से पहले बेटा एक छोटी सी बात समझ लीजिए, अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन में है, F1 और F2 दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, तो इसका नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता। दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में, तो उसका नेट इफेक्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता। लेकिन अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, एक फोर्स इधर हो और दूसरा फोर्स अगर इधर हो, तो इसका नेट फोर्स 0 हो सकता है। वो भी कब होगा नेट फोर्स 0, जब F1 और F2 क्या हो इक्वल, नेट फोर्स 0 होगा जब F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए इक्वल। लेकिन दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला गया है इसका पोजीशन बताना। ये है एक Q चार्ज रखा हुआ है, एक 4Q चार्ज रखा हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस है D, और बताना कैपिटल Q को कहाँ पे रख दिया जाए कि उस पर नेट फोर्स क्या हो 0। बेटा कई सारे जगह, एक जगह यहाँ पे हो सकता है, एक जगह इस बीच में कहीं पे हो सकता है, एक जगह यहाँ पे हो सकता है। चलो इस जगह पे पहले देखते हैं। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल Q को रखा तो स्मॉल q से रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से रिपेल करेगा, और इसका नाम रख देता है F1 फोर्स। ये 4q भी इसको रिपेल करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी इसको इधर ही रिपेल करेगा, इसका नाम रख देते हैं F2। दो फोर्स सेम डायरेक्शन में है, इस पे नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यहां पर देख ले कैपिटल Q को डाल के, तो कैपिटल ये भी इधर रिपेल करेगा F1, और ये भी इसको इधर ही रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है रिपल्सन, ये तीनों चार्ज पॉजिटिव है, तो नेट फोर्स यहाँ भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दो फोर्स सेम डायरेक्शन में हो गया। यानी या तो नहीं, या तो यहाँ पे 0 फोर्स होगा, ना ही इस पे नेट फोर्स 0 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है बीच में कहीं पर इस पे नेट फोर्स 0 होगा। देखिए कैसे, मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल Q को यहाँ पे रख दिया गया है, यहाँ पे रख दिया गया है, तो अब ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो स्मॉल q कैपिटल Q को रिपेल करेगा इससे दूर, यानी ये F1 हुआ, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 4q इसको इधर रिपेल करेगा इस तरफ F2। अब नेट फोर्स 0 हो सकता है कि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है x,
तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा d माइनस एक्स। अब नेट फोर्स जीरो हो सकता है। नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? F1 इज इक्वल टू, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। अब कूलम्ब लॉ लगाते हैं। कूलम्ब लॉ क्या होता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ध्यान से कूलम्ब लॉ लगा, एकदम ध्यान से देखिए। F1 इज इक्वल टू F2। तो F1 किसकी वजह से है? स्मॉल q की वजह से है कैपिटल Q पर, ये है F1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K Q1 हो जाएगा स्मॉल q, Q2 हो जाएगा कैपिटल Q और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है? x। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू F2 बेटा इसकी वजह से है, 4q की वजह से है कैपिटल Q पे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 की जगह 4q, Q2 की जगह कैपिटल Q अपॉन में डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस एक्स का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d माइनस एक्स का स्क्वायर। ये K Q Q ये कट जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा तो d माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। और ये बेटा K कट गया, Q कट गया, Q यहाँ पर सिर्फ क्या बचा? ओनली 4 बचा। अंडर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा? d माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो ये कितना आंसर आ जाएगा? d माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस लेना। तो d माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। तो d माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो d इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? d/3। यही आपका आंसर होगा। -2 लोगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा पोजीशन हो गया? इस चार्ज से d/3 डिस्टेंस पर कैपिटल Q पर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसी का ये सेकंड पार्ट है। उसमें दोनों प्लस का चार्ज था और इसमें एक प्लस का और एक माइनस का है और आपको बताना है कैपिटल Q को कहाँ पे रखा जाए कि इस पर नेट फोर्स 0। क्वेश्चन सेम है, बस इसका सेकंड पार्ट हो गया कि इस बार चार्ज को बदल दिया गया स्मॉल q और माइनस का 3q और आपको बताना है इस कैपिटल Q को कहाँ पे रखा जाए कि उस पर नेट फोर्स क्या हो जाए? 0। तो फिर से इसको लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। ये है Q और ये है बच्चों माइनस का 3q। इसके बीच का सेपरेशन कितना है? d। फिर से 3 जगह है हमारे पास, देखते हैं। एक बार यहाँ पे रख के देखते हैं, एक बार यहाँ पे रख के देखते हैं, एक बार बीच में। तो सबसे पहले देखो बीच में नेट फोर्स 0 नहीं होगा। मान लो आपने Q को यहाँ पे रख दिया तो ये प्लस का चार्ज है, इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये हो गया S1। ये माइनस का चार्ज है तो इस वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसी तरफ फोर्स लगाएगा F2। तो ये दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गया, दो फोर्स सेम डायरेक्शन में हो गया, तो इसका इफेक्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यानी कि कैपिटल Q जो बीच में तो कहीं पर नहीं रखा पाएगा, अब अंदर कहीं पर नहीं रखाएगा। अब अंदर कहीं पर नहीं रखाएगा तो या तो इधर रखाएगा या तो इस तरफ रखाएगा। अब सोचो बेटा, अगर आपने इधर रख दिया, यहाँ पर कैपिटल Q को रखा, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर रख के, तो ये पॉजिटिव वाला इसे रिपेल करेगा F1 और ये नेगेटिव वाला इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा F2। लेकिन बेटा आप गौर से देखो, इक्वल, ये तो नेट फोर्स 0 हो सकता है, लेकिन वो कब होगा? जब F1 F2 इक्वल होगा। लेकिन बेटा इस केस में ना F1 F2 इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? देखिए, F1 की बात अगर कर ले, F1 के लिए डिस्टेंस भी इतना हो गया और इसका मैग्नीट्यूड भी कम है। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो बेटा इन दोनों का चार्ज भी कम, एक Q और स्मॉल q था, इनका चार्ज का प्रोडक्ट भी कम हुआ और डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया, तो ये फोर्स तो बहुत कम हो जाएगा। ऊपर वाली क्वांटिटी कम है, नीचे वाला ज़्यादा है, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? एकदम कम हो जाएगा। और इसकी बात कर ले F2 की, तो इसका डिस्टेंस भी कम है, इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, तो F2 का जो मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा और F1 का मैग्नीट्यूड कम होगा, तो कंपनसेट तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए बेटा इधर नहीं हो पाएगा। हम फिर से समझिए कि F1 का इफेक्ट कम पड़ेगा और F2 का इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड इधर इक्वल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कैपिटल Q को इधर ना रख के आप कहाँ रखें?
इस तरफ रखें जिधर मैग्नीट्यूड छोटा चार्ज जो स्मॉलर चार्ज रखा हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपने रखा कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे आपने कैपिटल Q को रखा, तो ये पॉजिटिव है, इसका क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा F1, और ये नेगेटिव है, ये इसको इधर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा F2। अब नेट फोर्स 0, अब इस पर नेट फोर्स 0 हो सकता है, क्योंकि अब देखिए F1 की बात करें तो F1 के लिए डिस्टेंस कितना हो गया, कम हो गया, और डिस्टेंस कम होगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब F1 फोर्स इतना होगा जो F2 को क्या कर दे, कंपनसेट कर दे, कैंसिल कर दे, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। नेट फोर्स 0 कब होगा, नेट फोर्स 0 तब होगा जब F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। फिर से समझो बेटा, इधर क्यों नहीं हुआ कि भैया अगर इधर रख दिया जाएगा तो F1 जो फोर्स होगा, इसका जो फोर्स होगा वो कमजोर फोर्स होगा, जो कि इसके फोर्स को कंपनसेट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके पास रखेंगे तो इसके पास भले ही मैग्नीट्यूड कम है, मैग्नीट्यूड कम है तो डिस्टेंस भी तो कम है, डिस्टेंस कम होने से फोर्स ज्यादा नहीं हो जाएगा। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। भले इस बेचारे का मैग्नीट्यूड कम है लेकिन डिस्टेंस तो कम है, ये क्वांटिटी कम होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इसके पास ज्यादा फोर्स आएगा तो इस वाले फोर्स को वो क्या कर पाएगा, इसके फोर्स को जो F2 है इसको कंपनसेट कर पाएगा। तो चलिए F1 की वैल्यू लिखते हैं। F1 किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो K Q1 की जगह Q, Q2 की जगह कैपिटल Q अपॉन में डिस्टेंस कितना, ये वाला डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर। F2 उसकी वजह से बेटा, तो K Q1 बेटा साइन वाइन मत लेना, जब भी कूलम्ब लॉ लगाओगे तो इसमें इसका साइन मत लेना बेटा, जब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन लगाएंगे तो इसके लिए बस माइनस तो सिर्फ ये बता रहा है कि अट्रैक्ट करेगा, प्लस ये बता रहा है कि रिपेल करेगा, और कुछ नहीं। 3Q Q1 और Q2 क्या आ जाएगा Q, और अपॉन में डिस्टेंस कितना हो गया, देखिए d प्लस x, क्योंकि डिस्टेंस आप यहाँ तक लेना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो है d और ये x है, तो क्या हो जाएगा d प्लस x का स्क्वायर। K Q कट गया, जो कट गया उसे हटा दो, क्या बच गया, ओनली ये तीनों कट जाए, ये ऊपर चला जाएगा, d प्लस x का स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू K कट गया, Q कट गया, ये कट गया, क्या बचा, ओनली 3। अंडर रूट ले लीजिए, प्लस वाली वैल्यू लीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3। तो d प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट 3x, तो d इज इक्वल टू रूट 3x माइनस x, तो d इज इक्वल टू x कॉमन ले लीजिए, रूट 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी d अपॉन रूट 3 माइनस 1। दिस इज योर आंसर। इतने डिस्टेंस पर नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q फ्रॉम स्मॉल q क्या होगा, 0।